प्रदेश को दिशा दिखाई है और उत्तर प्रदेश को आप आगे लेकर गए हैं, वो सराहनीय है। और देश और उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से आपकी पॉपुलैरिटी की कायल है, वो शायद आज देश भर में और दुनिया भर में पूरी तरह से सब लोग जान गए हैं। योगी जी, बहुत ज्यादा कुछ ना कहकर मैं ये कहूंगी कि इस बार भी हम जब आए हैं तो माहौल सर्दी में ही कुछ गर्मी का हो गया है। और कल की जो आपकी बैटिंग रही है उसमें बॉल ऐसा स्टेडियम के बाहर गया है कि अब तक किसी को बॉल नहीं मिल पाया है। तो ये जो बॉल बाहर गया है, क्रिकेट के खेल के जो आपने नियम ही बदल दिए हैं, स्टेडियम, पिच, सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि ये नव भारत है, हर चीज नई है। तो बस आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में अब अगले 2 महीनों में क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। आपकी पार्टी का नारा है, प्रधानमंत्री का नारा है 400 पार, और उधर आज सुबह अखिलेश यादव जी कहकर गए हैं कि 400 पर हार। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है। चाहेंगे इससे पहले कि आप कुछ कहें, पहले आपको हम स्वागत कर सकें और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी एम.के. आनंद, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO टाइम्स नेटवर्क के, कि आपका स्वागत करें और एक शॉल प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद एम.के. आनंद जी। स्वागत हो चुका है, तो आपके और दर्शकों के बीच में मैं नहीं आना चाहूंगी, आपको आमंत्रित करूंगी। आप चाहे वहां से, क्योंकि हम हर हाल के लिए तैयार होते हैं। कलम होती थी पहले पत्रकारों के हाथों में, आजकल माइक है, माइक भी है, कैमरा भी है। बस आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डायरेक्ट संपर्क और संवाद करेंगे टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों के साथ, और यहां इस हॉल में उपस्थित हमारे सारे अतिथियों से। योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री। टाइम्स नाउ के इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित टाइम्स नेटवर्क की एडिटर इन चीफ श्रीमती नाविका कुमार जी, मैनेजिंग एडिटर एंड CEO टाइम्स नेटवर्क श्री एम.के. आनंद जी, मैनेजिंग एडिटर टाइम्स नेटवर्क श्री मिहिर भट्ट जी, संवाद कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, टाइम्स नेटवर्क से जुड़े हुए हमारे सभी अन्य महानुभाव, उपस्थित महानुभाव, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। टाइम्स नेटवर्क को इस बेहतरीन संवाद के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका भी अभिनंदन करता हूं। टाइम्स नेटवर्क को मैंने 2 वर्ष पहले इस प्रकार का सीजन चल रहा था और तब भी मैंने कहा था
उस समय जब नाविका कुमार जी ने इंटरव्यू लेते समय मुझे पूछा था कि क्या होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के बारे में किंवदंती थी कि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद कभी रिपीट नहीं होता है, कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार आ जाए, ये कभी नहीं हुआ है। इस बार क्या होगा? तो उस समय मैंने कहा था कि इसी के लिए मैं आया हूं और चिंता मत करिए, फिर हम लोग आएंगे। और आज फिर से हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामलला अपने भव्य, दिव्य और नव्य अयोध्या में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को, सभी टाइम्स नेटवर्क से जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। आज एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, तो नई अयोध्या नए उत्तर प्रदेश में ही आएगी और नया उत्तर प्रदेश ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को बोलने का पूरा अधिकार है। पब्लिक परसेप्शन क्या है और रिजल्ट क्या है, ये दो मायने रखते हैं। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। और जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें आज के संदर्भ में देखना चाहिए। 2014 से 2024 के बीच लगभग 10 वर्ष का एक कालखंड, आज जो नए मतदाता होंगे वे उस समय अपने बचपन की शुरुआत कर रहे थे। कोई 8 वर्ष का रहा होगा, कोई 9 वर्ष का रहा होगा, कोई 10 वर्ष का रहा होगा, कोई 11 वर्ष, कोई 12 वर्ष का। हो सकता है उनको उस समय की उतनी स्मृतियां उनके मनोमस्तिष्क में न हो, लेकिन जो उससे अधिक उम्र के हैं उन लोगों को उनकी जिम्मेदारी बनती है वे बताएं उन नवोदित मतदाताओं को भी 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी। भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं थी। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति क्या थी, हर कोई जानता है। भारत की सीमाओं की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति किस कदर बिगड़ी हुई थी, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कश्मीर में एक लंबे समय तक 2005 से लेकर के 2013-14 तक हम लोगों ने वह दौर भी देखा था जब पत्थरबाजी होती थी, सुरक्षा बलों के जवान चोटिल होते थे, पर्यटन पूरी तरह नष्ट हो चुका था, जनजीवन त्रस्त था और सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़ी रहती थी। हमने नॉर्थ ईस्ट की स्थिति को भी देखा है। पूरी तरीके से 2014 के पहले अवशेष भारत से कट सा गया था और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा में को दे रही चुनौती नक्सलवादी गतिविधियों के को भी हम लोगों ने देखा है। कौन नहीं जानता है, वह दौर था जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो गेम्स तो बाद में हुए होंगे लेकिन भ्रष्टाचार की वो पहले आ गई थी और उस समय के मंत्री को जेल जाना पड़ा था। वह भी दौर देश ने देखा है।
डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने की जो बात होनी चाहिए थी, कहां लेके गए थे? जो उसका सशक्त माध्यम था, उसी में घोटाला हो गया था। हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखेंगे, व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों का एक लंबा दौर चला था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। वो केवल वोट बैंक था। उसको शासन की हिस्सेदारी मिले, यह सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। लेकिन 2014 के बाद बदले हुए भारत को भी हमने देखा है। एक नया भारत, वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान ही नहीं बढ़ा है, बल्कि जो नेतृत्व दे रहा है, जो केवल वैश्विक मंच पर ही अपनी धमाकेदार उपस्थिति के लिए नहीं जाना जा रहा है, बल्कि उतनी धमाकेदार स्थिति के लिए वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को भी उतनी ही सुदृढ़ कर रहा है। हम भारतवासी कितने गौरवशाली हैं कि जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, आजादी के उस अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों ने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। एक नया भारत इस रूप में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एयर कनेक्टिविटी, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, यह परिकल्पना साकार हुई है आज। इनलैंड वाटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिकतम सुविधाएं आज देश के अंदर देखने को मिल रही हैं। इन सब के साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, केवल योजनाएं प्रारंभ नहीं होना है, बल्कि योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर भारतवासी को प्राप्त हो सके। जो कभी कल्पना थी, आज वह साकार हुई है। जो एक गरीब पहले सोचता था कि क्या मुझे भी कभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा, आज वो उस योजना का लाभ प्राप्त कर पा रहा है। योजनाएं किसी जाति, मत, मजहब की तुष्टि के लिए नहीं, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता की संतुष्टि का कारण बन रही है। और यही सच्चा लोकतंत्र है, जहां पे जनता को जनार्दन के रूप में पूजा जा रहा हो और जनार्दन के रूप में उसकी संतुष्टि के लिए सरकार उस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, जिसमें उसको शासन पे विश्वास है और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी वहां पे देखने को मिल रहा है। ये नया भारत है। यहां पे नौजवानों की आजीविका भी है, तो बिना भेदभाव के उसकी आस्था का भी सम्मान है। नहीं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की क्या स्थिति थी 2017 के पहले? अगर 14 के पहले भारत में यह परिवर्तन का एक दौर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला, जितना भी आप देख रहे होंगे, ये जितना भी क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, वह एक करिश्माई व्यक्तित्व जिनकी लीडरशिप में 2014 में भारत आया, और आज उनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक नया भारत, वो हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी उसी प्रकार का स्थान है। अगर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की बात होती है या किसान सम्मान निधि है, तो ईज ऑफ लिविंग भी है। ये सभी कार्य एक साथ हो रहे हैं। तो इन सब कार्यों को जब हम देखते हैं आज के दिन पर, चाहे वह गरीब कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी सेक्टर को आप छुएंगे, युवा का हो, किसान का हो, महिलाओं का हो, श्रमिकों का हो, व्यापारियों का हो या सामान्य जनमानकी का हो, किसी का भी, सभी लोगों को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ। एक और यह पक्ष है, लेकिन योजनाओं को बनाना ही नहीं, उन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन।
अब मैं आपके सामने बताता हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश आम जनमानस के विश्वसनीयता का प्रतीक बना। मई 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और मई 14 के बाद से देश के अंदर जो कार्यक्रम बने, मार्च 17 तक उत्तर प्रदेश उन सब में सबसे फिसड्डी राज्य माना जाता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास में ब्रेकर, एक बाधा। उत्तर प्रदेश के नौजवान अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर थे। उत्तर प्रदेश हर एक योजना में पीछे था, किसी भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति का हो, हर एक मामले में उत्तर प्रदेश कहीं उसका स्थान नहीं था। आबादी हमारी नंबर 1 पर थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम देश के अंदर 6-7वें स्थान पर थे। केंद्र सरकार की किसी भी योजना में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं था। पीएम आवास योजना लागू होती है, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे, उत्तर प्रदेश ने लागू ही नहीं किया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लागू होता है, उत्तर प्रदेश ने उसमें कोई रुचि ही नहीं ली थी। जनधन योजना में गरीबों के अकाउंट खुल सकें, उत्तर प्रदेश में यही बहस चल रही थी कि इसमें कितना पैसा आ रहा है, यानी उनकी नियत पैसे में थी। गरीब के जीवन में सरलता लाई जा सके, उसको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके, इस पे नहीं, वे इस पे बहस कर रहे थे कि इसमें कितना पैसा पड़ रहा है। यानी बदनीयती थी सरकार की, और यही राज्य के अंदर 2017 के पहले हो रहा था। और 2017 के बाद आपने इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। आज भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज के दिन पर 40% एक्सप्रेस वे के साथ उत्तर प्रदेश है। 40% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास हैं, और गंगा एक्सप्रेस वे बनेगी दिसंबर 2024 में। हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 25 में प्रयागराज कुंभ है, तो प्रयागराज कुंभ के पहले जब गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगी, तो देश के अंदर एक्सप्रेसवे का 55% नेटवर्क अकेले यूपी के पास होगा। सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पे यूपी के पास है, और गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास होगा। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास है। भारत के अंदर एयर कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा नेटवर्क यूपी के पास है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ यूपी वर्तमान में अपने 9 एयरपोर्ट संचालित कर रहा है, और बहुत शीघ्र इसी मार्च के लगभग पहले और द्वितीय सप्ताह के अंदर ही हम लोग देश के अंदर 21 एयरपोर्ट संचालित करने वाले राज्य होंगे, जो जिसके पास 21 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट होंगे। ये उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो चुका है, और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन हम उत्तर प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। देश के अंदर सबसे अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो रेल का संचालन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल को चलाने वाला प्रदेश भी है। देश के अंदर सबसे अच्छा हाईवे का नेटवर्क रखने वाला प्रदेश भी आज के दिन पे उत्तर प्रदेश है। देश के अंदर खाद्यान्न हो, गन्ना का हो, या फिर अन्य क्षेत्रों में जो भी उत्पादन के कार्य हो, दुग्ध उत्पादन का हो, इस सब में उत्तर प्रदेश आज के दिन पे नंबर 1 पर देश के अंदर है। यही नहीं, कानून व्यवस्था और सुरक्षा की नजीर देखनी हो तो वह भी, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान किससे थी? कर्फ्यू से थी, दंगों से थी। 17 के बाद दंगे और कर्फ्यू अब अतीत की बात बन चुके हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि वास्तव में
अगले 10-12 वर्ष के बाद ये स्थिति रहेगी तो लोग भूल जाएंगे कि दंगा क्या होता है। आज कर्फ्यू नहीं है यूपी में, आज दंगा नहीं है, आज तो कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं, आप देखते होंगे, और कितने शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई किसी भी प्रकार के कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। आप देख रहे होंगे अयोध्या धाम में प्रतिदिन 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, एक तिनका नहीं हिल रहा है। कितना शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धा के साथ लोग आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं, दुनिया से आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करके जा रहे हैं। अकेले एक महीने में 22 जनवरी से लेकर के, यानी 23 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच, 22 फरवरी के बीच, एक महीने के अंदर 65 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम में दर्शन किया। ये वही यूपी है जिस अयोध्या धाम का नाम लेने से पिछली सरकारें कतराती थी। वहां जाने से उनकी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती थी। आज उसी अयोध्या में सब लोग दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा है, प्रभु तो सबके हैं, और राम किसी को बुलाते नहीं, राम का बुलावा तो एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। इसलिए वहां तो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जाना चाहिए, वहां बुलाने का आमंत्रण नहीं के इंतजार नहीं करना चाहिए। और काशी में आपने देखा होगा 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन काशी में भी दर्शन कर रहे हैं। गत वर्ष 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने अकेले काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। और यूपी जहां पहले कोई आना नहीं चाहता था, गत वर्ष 33 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आया है, डोमेस्टिक टूरिस्ट यूपी के अंदर आया है। ये जो 33 करोड़ आया है, ये केवल आकर के जाने वाला नहीं है। जो 65 लाख अयोध्या धाम में आए तो उन्होंने केवल राम मंदिर में ही चढ़ाया नहीं है, वहां के बिजनेस को भी बढ़ाया है। आज जाइए ना अयोध्या में, मुझे याद है जब वहां की सड़कों को चौड़ीकरण करने की कार्रवाई को मैंने प्रारंभ किया, 4 लेन बनाने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया, मुझे विरोध झेलना पड़ा था। सब लोग आते थे, कहते ये सब क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप सरकार चला रहे हैं, सब क्या तमाशा है, विरोध हो जाएगा, हमें चुनाव का सामना करना होगा। सभी ओर से विरोध था। हमने संवाद किया, धर्माचार्यों से संवाद बनाया, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाया, व्यापारियों के साथ संवाद बनाया, वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद बनाया। अयोध्या मुझे कई बार जाना पड़ा, नाइट स्टे करना पड़ा, लखनऊ मुझे उनको बुलाना पड़ा। और आज जब मैं उनसे बातचीत करता हूं, मैंने कहा ना, उस समय मैंने कहा था, मैंने कहा देखो, जो देगा वो खुशहाल होगा, जो नहीं देगा पश्चाताप करेगा। आज जब मैं जाता हूं, जिन लोगों ने नहीं दिया तो कहते हैं साहब हमारी जमीन भी ले लेते तो। मैंने कहा तो गया काम भाई, वो तो एक ही बार मौका आता है, अवसर ईश्वर सबको देते हैं, लेकिन उस अवसर का लाभ हर एक व्यक्ति नहीं उठा सकता। जिसने राम के काज में अपनी आहुति दी है वह कभी बदहाल नहीं हो सकता है, उसको खुशहाल होना ही होना है। और प्रभु की क्या कृपा है आज अयोध्या में। आज आप जाइए ना वहां पे, जिन्होंने अपनी जमीनें स्वतःस्फूर्त भाव के साथ दी, मुआवजे की चिंता नहीं की, आज उनका बिजनेस 50 गुना, 75 गुना, 100 गुना तक बढ़ा है। ये अयोध्या धाम है। काशी में ये स्थिति, टैक्सी, होटल देखो ना, ये होटल, ये होटल जो बना है, ये हमारी यूपी की, हमारी सरकार की आने की टूरिज्म की पॉलिसी का पहला एमओयू है, जिसमें सेंट्रम होटल बना हुआ है। यूपी की पॉलिसी की डिफेंस कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी ने 2018 में घोषित की थी यूपी के लिए, और अभी मैं 2 दिन पहले कानपुर में डिफेंस प्रोडक्शन की एक यूनिट का उद्घाटन करके आया हूं। एम्युनिशन बनाने की एक बहुत अत्याधुनिक कारखाना बना है। यानी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन के रूप में कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, यह आज देखने को मिल रहा है। तो यही उत्तर प्रदेश है जिसकी पहचान क्या थी,
उन लोगों को सोचना चाहिए कहां लेके गए थे उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने मौका ना दिया हो, कहां लेके गए थे, क्या पहचान थी हमारी। दंगा था, कर्फ्यू था, गड्ढा युक्त सड़कें थी और अंधकार में रहने के आदि थे। स्कूल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति क्या थी। आज यूपी कहां बढ़ा है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ चुकी है। बिजली बिना भेदभाव के सभी 75 जनपदों के सभी 1 लाख गांवों में बिजली का नेटवर्क है, बिजली पहुंच रही है, बिना भेदभाव के दे रहे हैं। हमने जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया, योजनाओं के लाभ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, क्योंकि मोदी जी ने तो एक ही मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का। हमने उसी को अंगीकार किया। नौकरी और रोजगार, मुझे याद है जब 2017 के अंत में नवंबर का माह था, उस समय हमारे प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री और प्रदेश के उस समय के औद्योगिक विकास के आयुक्त मेरे पास आए। उन्होंने कहा, साहब इन्वेस्टर समिट के लिए आपने कहा था। मैंने कहा था क्या तैयारी की है बताइए। उन्होंने कहा, हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने कहा, तैयारी क्या है आपकी। कहा, आप डेट दे दीजिए। अरे हमने कहा, पहले मुझे ये तो बताओ कि आपकी तो होमवर्क क्या हुआ, आपका तैयारी क्या है। उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर लेंगे। मैंने कहा, नहीं, तैयारी करके तब मेरे पास आओ। मैंने कहा, टारगेट क्या रखा है। उन्होंने कहा, 20,000 करोड़। मैंने कहा, 20,000 करोड़, तो फिर उसकी तैयारी तो फोन करेंगे, उससे भी कहीं से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करिए, बड़े लक्ष्य को लेकर के चलिए। उन्होंने कहा, कितना। मैंने कहा, लोअर लिमिट 2 लाख करोड़ का रखिए। कहा, 2 लाख करोड़। मैंने कहा, हाँ। कहा, अरे आपको मालूम है इतना तो यूपी का बजट नहीं है। तो हमने कहा, यूपी के बजट से ज्यादा निवेश जब होगा तभी नौकरी आएंगी, तभी रोजगार का सृजन होगा, तभी विकास होगा जी। दोनों लोग सिर लटका करके चले गए थे। कहा कि ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, ये होगा, रोड शो की तैयारी करो, मैं भी चलूंगा और तब डेट तय करेंगे। वे लोग एक जगह गए, 2,000 करोड़ का प्रस्ताव, दूसरी जगह गए 5,000 करोड़ का, तीसरी जगह गए तो मेरे पास आए। कहा, देखिए साहब, हमने तो आपको 20,000 करोड़ का बताया था, देखिए 2,000 5,000 आ रहा है। मैंने कहा, देखो एक जगह मैं जाऊंगा, जितना मैंने कहा उससे ज्यादा लेके आएंगे, चिंता मत करो। भी तो एक जगह मैं स्वयं गया और बातचीत करने के लिए रात्रि को रुका। एक से बातचीत, उद्यमी से बातचीत, एक इन्वेस्टर से बातचीत शुरू हुई। जो भी कहता, कहे साहब आप आए हैं, सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है, लेकिन हम तो कसम खाए हैं कि यूपी नहीं जाएंगे। वे क्यों कसम खाए हैं। देखो साहब, जो व्यवहार वहां हमारे साथ हुआ है, हमारे लोगों के साथ हुआ है, कभी नहीं जाएंगे। इस व्यवहार के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन लोग थे इस व्यवहार के लिए। मैंने कभी उन लोगों के पाप की सजा हमें क्यों दे रहे हैं, वो तो जनता उनको सजा दे चुकी है। हम आए हैं इस समय, आप आइए। उन्होंने कहा, सोचेंगे, आप आए हैं तो जरूर सोचेंगे। खैर, हमने अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था। मैंने ग्लोबल शब्द हटवा दिया था। मैंने कहा, इसका नाम केवल यूपी इन्वेस्टर समिट रखना। हम लोग किए थे, हमने किया था सफलतापूर्वक। उस समय की स्थिति के अनुसार सफलतापूर्वक था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, उनका प्रोत्साहन था। हमने जब एमओयू से जुड़े हुए प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की बात कही थी 2018 जुलाई 2018 में, पहले ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम जब हम लोगों ने रखा था शिलान्यास इन यूनिट्स का, तो हमारे पास 61,000 करोड़ रुपए के कुल प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको हमने जमीनी धरातल पर उतारा था। और आज 6 वर्ष के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है। वही प्रदेश है, वही नौकरशाही है, वही लोग हैं, केवल लीडरशिप और कार्य संस्कृति बदली है। आज हमें अभी 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी से हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कराया है। 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतरे हैं और 35 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सीधे सीधे से नौकरी की गारंटी मिलेगी।
ये वही उत्तर प्रदेश है जो लोग कहते हैं कि हमने वो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट तो उन्होंने ही खड़ा किया था। जो लोग कहते हैं कि हम विकास करना चाहते थे, लेकिन किसी के लिए चाचा और किसी के लिए काका भारी पड़ रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, आज कहते हैं साहब हम भी शुरुआत किए थे, लेकिन शुरुआत रिजल्ट क्या है, वह रिजल्ट आज यह सरकार दे रही है और इसलिए जनता के विश्वास की प्रतीक बनी हुई है। जनता जनार्दन का अपार स्नेह भी प्राप्त हो रहा है। याद रखना, लोकतंत्र में हम जनता की योग्यता और क्षमता पर भले प्रश्न खड़ा करते होंगे, लेकिन उसके दृष्टिकोण पर और उसकी सूझ पर कोई सूझबूझ पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व है और इसीलिए मैंने 2021 के अंत में और 22 के प्रारंभ में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को प्राप्त है और 2022 में भी हम रिपीट करेंगे। और फिर मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की सरकार है, इसमें विराट लक्ष्य को लेकर के हम लोग नहीं चले हैं, बल्कि बुलेट ट्रेन की स्पीड पर चलने की सामर्थ्य भी रखती है। यह सरकार सुरक्षा भी देती है, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है और प्रत्येक नागरिक के जीवन में उसके अनुसार, जो मैंने पहले भी कहा कि अगर हम नौजवानों को आजीविका दे रहे हैं तो सामान्य नागरिकों की आस्था का सम्मान भी कर रहे हैं। और यह सरकार अपने इस लक्ष्यों को लेकर के निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज अपनी भूमिका को पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो विजन देश के सामने है, अगले 25 वर्ष का एक विराट लक्ष्य मोदी जी ने रख दिया है। एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना, विकसित भारत। और मुझे लगता है कि आज आम नागरिक इस बात को कहता है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि मोदी जी को फिर से देश के अंदर तीसरी पारी के लिए फिर से उनको जनाधार दिया जाए, उनको एक जनादेश दिया जाए और उस जनादेश के माध्यम से तीसरी पारी की उनकी शुरुआत हो। और हम कह सकते हैं कि तीसरी पारी में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा, कोई संदेह नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही है, कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश भी अपनी इस भूमिका में अपने दायित्व का निर्वहन करने में कहीं चुके। हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं और उत्तर प्रदेश के पिछले 7 वर्ष की इस यात्रा में यूपी की जो ग्रोथ रेट है, यूपी की जीडीपी से और पर कैपिटा इनकम से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। इस दौरान यूपी ने जो प्रगति की है, हमारी अर्थव्यवस्था दुगनी हुई है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी दुगनी हुई है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है और उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। आज उत्तर प्रदेश ने ढेर सारे अन्य सेक्टर भी चिन्हित किए जिन पे हम कार्य कर सकते हैं और कार्य कर रहे हैं, कुशलता पूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास जो सेक्टर पहले से मौजूद थे, सबसे अच्छा कृषि का क्षेत्र था, पर्याप्त जल संसाधन था। इस सेक्टर पर पर्याप्त कार्य करने के बाद एमएसएमई का जो सबसे बड़ा बेस यूपी के पास था, हमने इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से प्रमोट किया। आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश का एक बड़ा आधार बना है, क्योंकि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए एमएसएमई का बेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आज ये यूपी के पास है। हमारा डिफेंस कॉरिडोर इसी के इर्द गिर्द पनप रहा है, फल फूल रहा है और देश के अंदर जो 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर थे, उनमें से यूपी का सफलतापूर्वक आगे बढ़ करके सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। यूपी 46 वर्ष के बाद आज
देश को एक नया औद्योगिक शहर देने जा रहा है बीड़ा के रूप में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को तैयार होने में 46 वर्ष लगे। कुल 33,000 एकड़ लैंड में हम इसको डेवलप कर पाए, और यह भी तब संभव हो पाया जब मुख्यमंत्री वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। इस मिथक को तोड़ करके मैं वहां अपने पहले कार्यकाल में कई बार दौरा किया, तब वहां के विकास की गाड़ी को हम लोगों ने जो पटरी से उतर चुकी थी उसको पटरी में लाने में सफलता प्राप्त की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश कहां जाएगा यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष जिसको हम क्रियाशील करने जा रहे हैं। बीड़ा जो झांसी बुंदेलखंड के अंदर बनने जा रहा है, पहले ही चरण में 35 से 36,000 एकड़ लैंड हम में ही इस औद्योगिक शहर को विकसित करने जा रहे हैं। और जो उत्साह और जिस प्रकार के हमें प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता तो आपके सामने है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो हर राज्य कर रहा था, लेकिन उसका स्वरूप क्या होना चाहिए और कैसे वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए, जिसमें पहले चरण को हम लोगों ने 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतार दिए। शेष अलग अलग फेज में उनको भी हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को मिशन मोड में जमीनी धरातल पर उतारने वाला प्रदेश आज आस्था से आजीविका तक, संस्कृति से समृद्धि की एक नई ऊंचाई को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन भी करेगा। और जो अभी पार्टी ने लक्ष्य अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में लक्ष्य तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 370 के लक्ष्य को पार करेगी, और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों एनडीए की मदद से 400 पार के लक्ष्य को भी पूरा करके फिर एक बार मोदी सरकार के लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उसकी एक झलक कल आपको देखने को मिली होगी। और बाकी अब चुनाव की घोषणा अगले 12-15 दिन के अंदर जब भी होती है, इस दौरान इसके बाद देखने को मिलेगी। और मैं फिर आपसे कह सकता हूं, टाइम्स नाउ को मैं इस बारे में फिर आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश अब तक का सबसे बेहतरीन परिणाम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से दे करके फिर से अपने आप को साबित करेगा। टाइम्स नाउ को इस संवाद के लिए मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने पर हृदय से बधाई और अपना अभिनंदन आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।